गुड इवनिंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक। वेलकम टू माय नेक्स्ट लेक्चर। हमारा आज का जो टॉपिक है, हमारा जो आज का चैप्टर है वो बेसिकली क्लास 12 का यूनिट 6 रिप्रोडक्शन का फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ये चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर पे ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड 2 वीडियोस एंड 2 लेक्चर्स। आई होप आप सब मेरा फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर देख चुके हैं। इन केस यू हैव नॉट सीन इट, I am giving the URL of those 2 videos in the description box below. Please do see that because this chapter is actually in continuity with those 2 lectures. So वो दोनों सुना होगा तभी आपको ये आज का लेक्चर ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। So for that, before I proceed teaching, आज का मेरा जो टॉपिक है, मैं एक गाइडलाइन आपको हमेशा देती हूँ कि प्लीज़ ओपन योर NCERT बुक्स। अगर आपके पास NCERT बुक नहीं है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, you can download the same from net. Please NCERT के चैप्टर 1 क्लास 12 का चैप्टर 1 जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है उसको या तो डाउनलोड कर लें, और अगर आपके पास NCERT है तो आज हम आपको उसका पेज 5 पढ़ाने वाले, उसका केवल फर्स्ट सेकेंड पैराग्राफ। यू विल बी सरप्राइज्ड कि मैम आपको केवल 2 पैराग्राफ पढ़ाने में पूरा 40 मिनट्स लग गया। तो यस, आपको 2 पैराग्राफ में सच में 40 मिनट्स आपका मेरा लग जाना है। बिकॉज when I teach, it is not only about content कि भैया आपको सारे टॉपिक पढ़ा दें, इट इज अबाउट कॉन्सेप्ट। एंड अगर आप कॉन्सेप्ट से कोई भी चीज पढ़ते हैं तो इट एक्चुअली टेक्स टाइम। तो बेसिकली आज मैं आपके साथ आज जो मैं पढ़ाऊंगी वो 3 टॉपिक पढ़ाऊंगी। वो तीनों टॉपिक क्या है मैं लिख देती हूँ, एंड देन आई विल मेक अ डिस्कशन ऑन दैट, आई विल इनिशिएट अ डिस्कशन ऑन दैट, एंड ग्रेजुअली एज वी डिस्कस आई एम श्योर वो तीनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे इज फर्स्ट, आई एम गोइंग टू टीच, मैंने 3 इसीलिए कॉलम बना रखे हैं। तो मेरा फर्स्ट आज का एम है पढ़ाने में टू टीच यू व्हाट इज रिप्रोडक्शन। ये मैं आपको पहले पढ़ाऊंगी। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, राइट? दिस इज द फर्स्ट, ये हो गया। सेकेंड जो है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द significance of reproduction, शॉर्ट में लिख रहे हैं या रिप्रोडक्शन। थर्ड टॉपिक जो आज हम पढ़ाएंगे दैट इज व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, या जिसको हम रिप्रोडक्शन स्ट्रैटेजीज भी कहते हैं। मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि नेचर में रिप्रोडक्शन के क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक, एंड उसी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सो दीज आर द 3 टॉपिक्स दैट वी विल डील टुडे। सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट, राइट? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? अगर आप कन्वेंशनल डेफिनेशन में जाएं, जो आपके एनसीईआरटी में डेफिनेशन लिखा हुआ है, उसमें कहता है रिप्रोडक्शन इज, रिप्रोडक्शन इज the phenomena by which an organism, मैं बीच के कुछ वर्ड से बोल रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ। Reproduction is a process or a phenomena by which an organism gives birth to young ones similar to the parent, similar to the parents, राइट? चलिए अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। रिप्रोडक्शन वो फेनोमेना है जिसमें पेरेंट्स बच्चों को जन्म देते हैं और ये बच्चे पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं। यहां वर्ड सिमिलर को हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। 2 चीजें डिस्कस करेंगे सिमिलर में। पहला, व्हाट डू वी मीन बाय सिमिलर, पहली चीज जो हम आपसे डिस्कस करेंगे, व्हाट वी मीन when we say similar, and second, why are we using the word similar, why are we using the word similar, so that you can see why the word similar and why not are we using the word identical, ये वर्ड हम क्यों नहीं यूज करते हैं, राइट? पहले इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अब आ जाते हैं सिमिलर का मतलब क्या है। सिमिलर का मतलब ये है कि ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन ही होना चाहिए। अ ह्यूमन इज बॉर्न आउट ऑफ अ ह्यूमन, ठीक? अ पैरट इज बॉर्न आउट ऑफ अ पैरट,
पैरट का बच्चा पैरट ही दिखेगा। मैंगो ट्री के सीड से जो ऑफस्प्रिंग जर्मिनेट करेगा, दैट इज अगेन गोइंग टू बी अ मैंगो ट्री ओनली एंड नथिंग एल्स, राइट? सो व्हेन आई से reproduction is a phenomena by which organism give birth to young one similar to the parent. What I mean is that ये वो phenomena है by which a human is born out of a human, a parrot is born out of a parrot, a dog is born from a dog, crow from a crow, mango tree from a mango tree, etc. ठीक है? But not identical. But we are not using the word identical. या word identical नहीं यूज कर रहे हैं। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता? अगर हम वर्ड सिमिलर की जगह आइडेंटिकल लेते तो उसका मतलब क्या होता? आइडेंटिकल का मतलब ये होता कि ह्यूमन से ह्यूमन पैदा होगा और बच्चा आइडेंटिकल होगा टू द पेरेंट। मतलब अगर एक बेटी पैदा होती है तो बेटी 100% वैसी दिखेगी जैसे माँ है, और दोनों को अगर हम खड़ा करते हैं तो हमें बताना मुश्किल हो जाएगा चेहरा देखकर, दोनों का चेहरा एकदम आइडेंटिकल होगा। सच दैट अभी तो क्या है, सच दैट बोलना मुश्किल हो जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस इन दैट, जस्ट लाइक आइडेंटिकल ट्विंस जैसा होता है, राइट? अभी तो क्या है, ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन है, राइट? We can recognize that the child is a human. Why? Because like any human, the basic design of the body is same. It has one mouth, then one face, and then here two eyes, one nose, lips here, then here like that, neck like this. The body design is same of a human and a human. But then they are not identical. One can be tall, one can be dwarf. किसी का बाल काला हो सकता है, किसी का ब्राउन हो सकता है, किसी की eyes blue हो सकती है. That means they are not identical. They are similar. We can just say that yes, this is a human, but not identical to the parent. अब सवाल उठता है, जब हम रिप्रोडक्शन को डिफाइन करते हैं तो वी से दैट रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स बर्थ टू यंग वन सिमिलर टू द पेरेंट. दैट मींस अ कैट विल बी बोर्न आउट ऑफ कैट, डॉग विल बी बोर्न आउट ऑफ डॉग, बट वी नेवर से दैट द ऑफस्प्रिंग इज आइडेंटिकल. ऐसा नहीं जो बच्चा कैट है वो एकदम आइडेंटिकल है टू द पेरेंट कैट. व्हाई आर वी नॉट यूजिंग द वर्ड आइडेंटिकल? ठीक, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे. आई विल कम बैक टू दैट. तब तक हम दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन. तो अगर आप अपनी एनसीईआरटी के हिसाब से जाए या कन्वेंशनल टीचिंग के हिसाब से जाए जो आपने क्लास 10 से भी पढ़ा है, बिकॉज रिप्रोडक्शन इज नॉट एब्सोल्युटली न्यू टू यू, यू हैव एक्चुअली लर्न रिप्रोडक्शन अर्लियर एज वेल. तो अगर आप अपने सिलेबस के हिसाब से जाएंगे, 10th के भी नॉलेज के हिसाब से जाएंगे, तो यू नो दैट रिप्रोडक्शन का 2 सिग्निफिकेंस होता है, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो इट ऑन पेज 5 ऑफ एनसीईआरटी. उसका जो सेकेंड पैराग्राफ है वो तो टाइप्स है, फर्स्ट पैराग्राफ में ही है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन का हम हमेशा कहते हैं देयर आर 2 सिग्निफिकेंस. ठीक, 1, रिप्रोडक्शन लीड्स टू कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज. आई विल डिस्कस ईच वन ऑफ देम इन डिटेल. 1 is continuity of species, right? And second, reproduction causes variation. Reproduction causes variation. ये 2 है. ठीक है, एक एक करके फिर से डील करते हैं. कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, व्हाट डू आई मीन बाय हियर? इससे हम क्या मीन करते हैं? तो मैंने जैसे आपको पिछले लेक्चर में बताया था, मैं रेड कलर को थोड़ा डार्क यूज कर लेती हूँ बिकॉज इट इज नॉट सो क्लियरली विजिबल. एनी ऑर्गेनिज्म हु इज बॉर्न, कोई भी जो पैदा हुआ है उसका डेथ होगा. ठीक, सो एनी ऑर्गेनिज्म हु इज बर्थ हुआ है उसका डेथ होगा. दिस स्पैन इज कॉल्ड एज लाइफ स्पैन. बट ऑर्गेनिजम्स दे वांट टू बी इमॉर्टल. आप इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को इमॉर्टल नहीं कर सकते बिकॉज देन देयर विल बी ओवर क्राउडिंग ऑन दिस अर्थ. सो व्हाट वी डू इज बिफोर दे डाई दे गिव बर्थ टू द बेबीज. ठीक है, अब दे गिव बर्थ टू बेबीज, अ फेनोमेना वी कॉल एज रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं. यानी कि भले ही मैं मर जाऊं, आई मे डाई, बट माई स्पीशीज विल कंटिन्यू इन द फॉर्म ऑफ माई बेबी. इसीलिए बरसों से इंसान पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं. जो पैदा हो रहा है मर रहा है, फिर भी इंसान यानी कि ह्यूमन स्पीशीज continues to exist on this earth. Why? Because though organism they die, before dying they give birth to young ones similar to themselves. As a result, though individuals die, the species continues to exist. So you understood the word, that is continuity of species. What I mean by continuity of species. And of course reproduction को evolve ही किया गया था, डिजाइन ही किया गया था, प्लान ही किया गया था ताकि स्पीशीज की कंटिन्यूटी हो सके. बट देन why variation? Why reproduction should also aim at variation? Why? बच्चे, भाई मैं मर जाऊं
मरने से पहले किसी एक को छोड़ जाऊं, ताकि सो दैट व्हेन आई एम नॉट देयर माय स्पीशीज कंटिन्यूज, राइट? सो व्हाट इज द पॉइंट, व्हाट इज द नीड? वेरिएशन हो नहीं हो से क्या फर्क पड़ता है? सो लॉन्ग आई हैव आई हैव पुट माय रिप्रेजेंटेटिव ऑन दिस अर्थ बिफोर आई गो, व्हाई दिस वेरिएशन? ठीक, इस पर हम आएंगे, चर्चा करेंगे। उससे पहले हम मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पर भी आएंगे। तो यहां पर मैंने एक सवाल अधूरा छोड़ा है। आई एम एक्चुअली नॉट यूजिंग ग्रीन पेन, रेड पेन मच, बिकॉज देन इट्स नॉट सो मच क्लियर इन रिकॉर्डिंग। तो पहला है वाई ऑन द ब्लैक बोर्ड में, ये बहुत, हाँ, ये एक क्वेश्चन मैंने अधूरा रखा है। सेकेंड, मैंने ये क्वेश्चन अधूरा रखा है, व्हाट वाज द नीड ऑफ वेरिएशन इन रिप्रोडक्शन, ये सेकेंड अधूरा सवाल है, उसको हम एड्रेस करेंगे। उससे पहले हम आ जाते हैं मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल अक्वेंटेड दैट इज दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, दैट इज 1.7 मिलियन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में, वो जो रिप्रोड्यूस करते हैं, बहुत वैरायटी का ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, एमीबा, प्लांट, ह्यूमन, व्हाटएवर। रिप्रोडक्शन की स्ट्रैटेजी बेसिकली एंटायर लिविंग वर्ल्ड में दो ही है। देयर इज ओनली टू रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज, यू नो इट वेरी वेल। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज asexual reproduction, you know it very well. One is called as asexual reproduction and the other is called as sexual reproduction. There are only two strategies towards it. Is that clear? Now that there are two strategies of reproduction, asexual and sexual, now let us discuss little bit दो, why two strategies? क्या एक strategy काफी नहीं थी जो बाद में एक second strategy को भी लाना पड़ा? तो पहले आ जाते हैं व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, ये मेरा पेरेंट है, राइट? ये पेरेंट को मरने से पहले अपने जैसा एक ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में छोड़ना है, जिसको हम ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं, राइट? अब फेनोमेना कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। बेसिकली रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स करते क्या है? दे ट्रांसफर देयर ब्लूप्रिंट, दैट इज द जेनेटिक मटीरियल। ब्लूप्रिंट या जेनेटिक मटेरियल का कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में हमारा डिस्कस हो चुका है। सो ब्लूप्रिंट ये अपना देंगे, जिसको हम लोग ब्लूप्रिंट, जिसको हम लोग जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। व्हाई? क्योंकि मेरे होने का सारा राज मेरे जीन्स में, वट एवर आई एम, इफ आई एम टॉल, इफ आई हैव ब्लैक हेयर्स, इफ आई हैव ब्लैक आईज, इफ आई हैव शार्प नोज, वट एवर आई एम, or if I should have such a body structure that there should be a head, there should be a neck, you know, unlike plants that there should be a trunk and leaves. क्यों प्लांट में ट्रंक एंड लीफ होता है और मुझ में हेड नेक बॉडी होता है? बिकॉज आई हैव जीन्स फॉर दैट। जीन्स इज माई ब्लूप्रिंट। जैसा जीन्स एक्सप्रेस करेगा वैसा ही मैं बनूंगी। मैंने आपको ब्लूप्रिंट का कॉन्सेप्ट दिया था। और ये ब्लूप्रिंट बेसिकली क्या है? जेनेटिक मटीरियल। और ये जेनेटिक मटीरियल है किस में बेटा? आपके सेल में है। इट इज इन योर सेल, दिस इज योर सेल, एंड वन सेल contains your entire information of whoever you are. आप जो भी हैं उसका entire information एक सेल में आपका होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमन बीइंग में देखें तो वी हैव 46 क्रोमोसोम्स। दीज क्रोमोसोम्स आर इन पेयर्स। मैंने पेयर का कॉन्सेप्ट अपने माइटोसिस एंड मियोसिस के लेक्चर में दिया था आपका, ठीक? सो बेसिकली वी हैव 23 पेयर्स, है ना? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स वी हैव। टोटल वी हैव 46 क्रोमोसोम्स। सो दिस इज बेसिकली अ सेल जिसमें क्रोमोसोम्स आपके पेयर्स में रहते हैं, ठीक है? और इन 46 क्रोमोसोम में जो जीन्स है, दे कंटेन द एंटायर जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ मी, मेरे होने का एंटायर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि जो ब्लूप्रिंट है वो पाया कहां जाता है? हमारे एक सेल में पाया जाता है। और हमारी बॉडी के सारे सेल्स आइडेंटिकल है, दे कंटेन द सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, इसको आप कभी कंफ्यूज नहीं करें। अगर एक जगह है जहां पर मर्डर हो गया है, ठीक, और जिसका मर्डर हुआ, उसने मरते वक्त उसको जिसने मारा उसके कुछ, उसको खरोच दिया या उसके बाल खींच लिए, सच दैट यू नो, अगर जिसने भी मुझे मारा है उसका बॉडी का अगर मुझे एक सेल भी मिल जाए, चाहे वो सेल सलाइवा का हो, चाहे सीमन का हो, चाहे ब्लड हो, चाहे हेयर सैंपल हो, चाहे स्किन खरोंचा हो मारते वक्त, वो मुझे मिल जाए, मेरे नाखून में उसकी स्किन निकल जाए, उस एक सेल से हम उस इंडिविजुअल को पहचान लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मुझे एक स्किन का सेल मिल गया तो हम मैच कर सकते हैं, क्योंकि उस आदमी के बॉडी के सारे सेल्स आपस में कैसे? आइडेंटिकल है। दैट मीन्स वन सेल
जो मेरे बॉडी का है, मेरे तो सारे सेल आइडेंटिकल है, तो केवल एक सेल काफी होता है मेरे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को जानने के लिए. व्हाट इज माय जेनेटिक इंफॉर्मेशन? व्हाट मेक्स मी मी? व्हाट मेक्स मी अ ह्यूमन? व्हाट मेक्स मी दिस यूनिक ह्यूमन बीइंग, right? With black eyes, black hair, this height, etc. This all information is found in one cell. तो बेसिकली रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स क्या करते हैं? जेनेटिक मटेरियल पास करते हैं, ब्लूप्रिंट पास करते हैं, तो बेसिकली एक सेल पास करते हैं. और आपको ये चीज पता होगा, और आपने शायद कभी अलग से गौर नहीं किया होगा, एनी ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ, be it a very simple organism, say like hydra, or be it a very complex organism like human being, हम सबका जन्म वन सेल के जाइगोट से हुआ है. आई जस्ट शो यू लाइक दिस. ठीक, अगर ह्यूमन बीइंग का केस रखें तो दिस इज द मेल गैमेट with 23 chromosome, that is the sperm. This is the female gamete with 23 chromosome, that is the egg. When both of them unite, they form a cell with 46 chromosome, that is 2n number of chromosome, and this is called zygote. And this is all that my parents give me. मेरे पेरेंट्स मुझे बस मात्र एक सेल का जाइगोट मिलता है. बाद में तो ये जाइगोट खुद से डिवाइड करता है. इट डिवाइड्स, ठीक, एंड डिवाइड्स टू फॉर्म एन अडल्ट. एंड दिस अडल्ट, since it expresses itself with reference to this blueprint, इसमें ये ब्लूप्रिंट एक्सप्रेस हुआ है, तो ये अडल्ट क्या है? ये आपके पेरेंट जैसा दिखता है. दैट मीन्स फ्रॉम द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म लाइक मे बी हाइड्रा और वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन, आवर लाइफ बेसिकली स्टार्ट्स फ्रॉम वन सेल कॉल्ड एज जाइगोट, और नॉट जाइगोट भी हटाइए, फ्रॉम वन सेल बोलूं. आज लाइफ, अभी जाइगोट का कॉन्सेप्ट हटा दी तो कंफ्यूज कर देंगे. Our life basically starts from one cell, and from my parents what I get is the entire blueprint or the genetic material. बस मुझे पेरेंट एक सेल दे दे with the entire genetic material or the entire blueprint, फिर उस सेल से हम पूरा ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाएंगे, and this organism will be similar to the parent. यानी कि रिप्रोडक्शन में मेन हमें करना क्या है? हमें ब्लूप्रिंट पास करना है, राइट? अब ये ब्लूप्रिंट का भी मतलब आपको समझ में आ गया. ब्लूप्रिंट मीन्स आई नीड टू जस्ट गिव वन सेल that contains the same my chromosome so that the child is similar to myself. Is that clear? अब अगर ये entire blueprint, यानी कि ये जो सिंगल सेल है जिससे ऑर्गेनिज्म बनता है, if this entire blueprint, that means अगर ये सेल है with 46 chromosome as in case of human, this blueprint is given only by one parent. मैंने अपना कोई एक सेल दे दिया, लो भाई मेरे एक सेल में 46 क्रोमोसोम है, मैंने दे दिया, तब इस रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यू नो इट वेरी वेल. ठीक, तो इनिशियली हुआ क्या कि भाई ब्लूप्रिंट ही तो देना है आपको. रिप्रोडक्शन में करना क्या भाई? मरने से पहले अपना ब्लूप्रिंट देना है, क्योंकि अगर हम अपना ब्लूप्रिंट देंगे तो बच्चा मेरे जैसा होगा. ब्लूप्रिंट कहाँ है? सेल में. सेल के न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम है दैट इज माय ब्लूप्रिंट. तो बेसिकली मुझे देना क्या? एक सेल देना है. तो शुरू में जब लाइफ इवॉल्व हुआ था तो ये एंटायर ब्लूप्रिंट एक ही पेरेंट दे देता था. मैंने ब्लूप्रिंट दिया तो ऑब्वियसली अगर मैंने अपना ब्लूप्रिंट दिया तो वो ब्लूप्रिंट जब एक्सप्रेस करेगा तो बच्चा मुझसे कैसा होगा? आइडेंटिकल होगा. तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें ओनली वन पेरेंट कंट्रीब्यूट्स द एंटायर ब्लूप्रिंट एंड द ऑफस्प्रिंग इज आइडेंटिकल, दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वी कॉल इट एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट? तो जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इतना अच्छा काम चल रहा था तो अगला सवाल उठता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्यों लाया गया? आखिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या? हम ब्लूप्रिंट उतना ही देंगे, 46 ही देंगे, लेकिन इस केस में वन पेरेंट से नहीं देंगे. आई डोंट नो वेदर यू आर एबल टू सी और नॉट. थोड़ा ऊपर वाला हम मिटा देते हैं. ठीक, हम यही ब्लूप्रिंट देंगे, इतना सा मिटा देते हैं. ये ब्लूप्रिंट देंगे पर हम दो पेरेंट से देंगे. ठीक, वन पेरेंट विल गिव 23 क्रोमोसोम, वन विल गिव 23 क्रोमोसोम, such that the offspring will again receive 46 chromosome, but here it will receive from two parents. You can see it from parent 1 and parent 2. या one parent था, दो parent है, so the offspring will be similar. Why? Because मुझे कुछ कहीं से मिला, कुछ कहीं से मिला, एक ही से नहीं मिला है जो आइडल. And this type of reproduction we called it as sexual reproduction, right? तो मेरा सवाल ये है कि भाई अगर रिप्रोडक्शन का एम था कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, मेरे जैसे बच्चे रहें, my species should continue when I die, right? And for that all I needed to do was give my blueprint. So what was wrong if the entire blueprint was given by one parent? एक ही parent दे देता, मेथड भी काफी फास्ट होता,
एनर्जी भी कम लगता और देने की प्रोसेस वुड हैव आल्सो हैव बीन वेरी सिंपल. हाँ, एंड ऑब्वियसली स्पीशीज कैसा बनता, सेम बनता, सो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज हो जाती. सो व्हाई वाज द नीड, आई विल रब फ्यू मोर फ्रॉम हियर. व्हाट वाज द नीड ऑफ ब्रिंगिंग इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाद में नेचर में क्यों आया? ऑफ कोर्स आया फॉर वेरिएशन, जो मेरा है, ताकि बच्चे में वेरिएशन हो. और क्योंकि बच्चे में वेरिएशन होता है तो बच्चा सिमिलर होता है, न कि आइडेंटिकल होता है. अब समझ में आया? मैंने तीनों में एक एक चीज छोड़ दिया है. पहला, अब इन तीनों चीजों को हम डिस्कस करेंगे और आपस में रिलेशन निकालेंगे. व्हाई was at all sexual reproduction bought? So that there could be variation, and since there is variation, so the offspring is not similar, not identical but similar to the parent. But why the three? तीनों की जरूरत क्या थी? ठीक, बच्चा सिमिलर हो जाता, केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता, बच्चा सिमिलर होता और स्पीशीज कंटिन्यू करता. ठीक, सिर्फ एक वेरिएशन को लाने के लिए हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाया, जिसकी वजह से अब हम सिमिलर आइडेंटिकल नहीं करके सिमिलर कहते हैं. इज दैट क्लियर? व्हाई? ठीक, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई विल नरेट अ स्मॉल स्टोरी टू यू, एंड वंस द स्टोरी इज क्लियर, आई एम श्योर ऑल दिस विल बी वेरी क्लियर, एंड अब तब इस तीनों बात को आप अच्छे से समझ लेंगे. राइट? सो व्हाट इज द स्टोरी? तो मैं आपको एक बात बताऊं, एक जिराफ की स्टोरी सुनाती हूं. ये सच्ची स्टोरी है. इसी स्टोरी पर डार्विन ने अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया था. एक समय था इस दुनिया में व्हेन द साइज ऑफ द जिराफ वाज ऑलमोस्ट द साइज ऑफ हॉर्सेस. ठीक है, उनके साइज हॉर्सेस के होते थे. चलिए, और आपको पता होगा ग्रास, जिराफ ग्रास खाता है ना, लीव्स खाता है, इट्स अ हर्बीवोर. तो भाई ठीक है, वो ऐसा वक्त था जब नेचर, पर्यावरण, द नेचर वाज वेरी गुड, वेरी बैलेंस्ड, and there was enough grass. नीचे जमीन में enough grass होते थे, and the giraffes were not very tall. They were the size of the horses, and they could easily put their head down and graze the grasses from the ground. आराम से जमीन से वो घास खाया करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी. ठीक, कि सडनली क्या हुआ, कुछ ऐसा कैटास्ट्रोफ आया कि सारे घास खत्म होने लगे, and the only alternative now the giraffe had, right, was the leaves from the trees. अब सिर्फ पेड़ पे पत्ते बचे हुए थे, जमीन में घास नहीं थी. चलिए, मैं इस सिनेरियो को थोड़ा सा ड्रॉ करके बताती हूँ आपको. द डायग्राम मे लुक लिटिल फनी, आई मे नॉट बी एबल टू ड्रॉ वेरी गुड डायग्राम्स, बट आई प्रैक्टिस्ड इट फॉर यू. मैंने नेट से जिराफ बनाना सीखा आपके लिए, सो आई एम जस्ट ट्राइंग इट. इन केस इट डजंट लुक गुड, डोंट लाफ. सो आई एम ट्राइंग टू मेक द जिराफ. Not so bad, I assume. फास्ट के लिए. सो व्हाट आर योर कमेंट्स? हाउ एम आई डूइंग द ड्राइंग? ठीक बन रही है मेरी? सी, ये मैंने एक जिराफ बनाया. आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन टू यू. राइट, आई एम नॉट ड्राइंग द स्पॉट्स, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, है ना. एक और 2-3 जिराफ बनाऊंगी मुझे आपको समझाने के लिए. मिनिमम 2 जिराफ बनाना है. सो आज के दिन तो एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन नेट. फ्रॉम नेट ओनली आई लर्न दिस डायग्राम. सो दिस इज माई सेकेंड फुट. यू नीड नॉट नो दिस. ये सिर्फ पढ़ाने के लिए मुझे चाहिए, आपको नहीं चाहिए. इसका एक चौथा पैर भी बना दूं. गुड, नॉट बैड, राइट. एंड देन दिस इज इज 4th foot. दिस इज आई, या टेल मी, नॉट बैड, राइट. मैंने क्या कहा? दे वुड ईट ग्रासेस. There was enough grasses on the ground. ग्रास बहुत था और ये आराम से, है ना, घास खाया करते थे. अचानक एक कैटास्ट्रोफ आया और जमीन की घास खत्म हो गई. अब इनके पास खाने के लिए केवल क्या बचा? ऊंचे पेड़ों के पत्ते, tall trees and their leaves from tall trees.
ठीक, अगर मेरे सारे जिराफ एक साइज के होते तो क्या होता? अगर कोई वेरिएशन नहीं होता रिप्रोडक्शन के बाद एंड ऑफस्प्रिंग्स आइडेंटिकल होते, सारे ऑफस्प्रिंग आपस में आइडेंटिकल होते। आइडेंटिकल का मतलब क्या है? सिर्फ शक्ल आइडेंटिकल थोड़ा ना, हाइट, वेट, एवरीथिंग वुड बी आइडेंटिकल। वेट तो चलो फिर भी चेंज कर जाता है बाय द फूड यू टेक, बट हाइट रिमेन्स विल सेम, आईज, नोज, आपका नाक नक सब सेम रहेगा। हैड एवरी ऑल ऑफ देम बीन आइडेंटिकल, तो क्या होता? किसी की भी गर्दन पेड़ तक नहीं पहुंचती, सारे भूखे रह जाते, ठीक, एंड सारे के सारे जिराफ मर जाते। और अगर सारे जिराफ मर जाएंगे तो ये जो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज है ये क्वेश्चनेबल हो जाएगा कि पता नहीं कब तक कंटिन्यू करेंगे। कब तक कंटिन्यू करेंगे? जब तक एनवायरमेंटल कंडीशंस सेम नहीं है। जो अभी मेरे लिए फेवरेबल है वो हो सकता है कल चेंज कर जाए। तो जब तक एनवायरमेंटल कंडीशंस आर सेम एंड सेम फेवरेबल, तब तक तो ये कंटिन्यू करेंगे। एंड बाय चांस इफ द एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज, right, then what will happen? The entire lot will get extinct such that ये continuity of species, जो मेरा मेन एम है रिप्रोडक्शन का, कि भले ही मैं मर जाऊं बट मेरा स्पीशीज कंटिन्यू करना चाहिए, ये वाला पर क्या होगा? देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। यस, द स्पीशीज विल कंटिन्यू बट सब्जेक्ट टू, एक शर्त है नीचे, जैसे टीएनसी लिखा रहता है ना, टर्म्स एंड कंडीशन, ये टर्म्स एंड कंडीशन यहां पर क्या हो गया? सब्जेक्ट टू दैट द एनवायरमेंटल कंडीशंस रिमेन द सेम एंड favorable to all of them, because the moment the environmental condition changes, and if at all the changed environmental condition is not suitable for them, then the entire lot will get vanished and the species will get extinct, right? तो नेचर ने क्या किया बेटा? यहाँ पर वेरिएशन ले आए। तो वेरिएशन का मतलब क्या है? जिराफ में से पहले से ही कुछ जिराफ ऐसे थे बेटा, नाउ इट मे नॉट उल्टा बना रहे लुक एज गुड, बट आई एम श्योर यू विल हेल्प मी विद दैट, ठीक है? पहले से ही कुछ जिराफ कैसे रहे होंगे? टॉल रहे होंगे, कुछ शॉर्ट। जब तक एनवायरमेंटल कंडीशन सूटेबल था, किसी का टॉल होना और किसी का ड्वार्फ होना सर्वाइवल एडवांटेज नहीं था। जिसकी लंबी गर्दन थी वो भी आराम से नीचे से खाता था, जिसकी छोटी गर्दन थी वो भी आराम से नीचे से खाता था, सच दैट दिस वेरिएशन हैड नो सर्वाइवल एडवांटेज। बट इफ एट ऑल the environmental conditions became, changed over time, then those whose height was big, they could reach out to the leaves such that I agree that some of them, they must have died, जिसके गर्दन छोटे थे, they must have died, ये वाले मर गए होंगे, they must have died, but those with longer necks, they survived such that though individuals died, ये बात समझना होगा, though individuals died, but the species continued to exist. Though this change was not good to individual के लिए अच्छा नहीं था, ये मर गए, but कुछ इंडिविजुअल के लिए अच्छा नहीं था, कुछ के लिए तो अच्छा था, but the species continued to exist. Is that clear? Continued to exist. That means आपका जो रिप्रोडक्शन का पहला एम है क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। वो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज हर हालत में चलता रहे, डिस्पाइट एनी चेंज इन द एनवायरमेंटल कंडीशंस, एबायोटिक कंडीशंस, व्हाटएवर, ठीक? इंडिविजुअल्स को भले ही हार्म हो, बट द स्पीशीज शुड कंटिन्यू, एंड फॉर दिस कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज इनफाइनाइट कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, वेरिएशन वाज अ मस्ट। वेरिएशन वाज मस्ट। सर मेरी बात कहने का मतलब ये है, मैं हमेशा कहती हूं मुझे बायोलॉजी से लाइफ के बहुत सारे लेसन्स मिले हैं। जैसे आपको एग्जांपल दूं, आप यहां मेडिकल निकालना चाहते हैं, ठीक है? आप पढ़ रहे हैं, आपने मे बी लास्ट 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए काफी पढ़ाई छोड़ी हुई है, कुछ ऐसा आपके घर पे हो जाता है, बत्ती चली जाती है, सब मिसहैप हैपेंस इन योर फैमिली, आपके घर पे कुछ ट्रेजेडी हो जाती है, और आप ये कहते हैं कि नहीं मेरी तो तैयारी बहुत अच्छी थी, बस मुझे वो आखिरी 3 दिन मिल जाते तो मैं टॉप कर जाता, पर मुझे वो 3 दिन नहीं मिला तो मैं नहीं हो पाया। नो, अ गुड प्लान इज नॉट कि चेंज एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी आप एक्सटिंक्ट हो जाए, तब वो आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं है। देखिए नेचर ने भी ऐसी प्लानिंग नहीं की है। नेचर ने कहा भाई हमारा रिप्रोडक्शन का एम है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, बट
दैट वॉज नॉट कंडीशन कि भैया जब तक सब कुछ ठीक रहेगा तो स्पीशीज कंटिन्यू करेगा, जब ठीक रहेगा तो कंटिन्यू नहीं करेगा। आप नॉर्मली ऐसी पढ़ाई करते हैं, नहीं, ऐसी तैयारी करिए, इतना रिवीजन करिए। अभी देखती हूँ बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि लॉकडाउन की वजह से पता नहीं बोर्ड के बच्चे पेपर्स कब होंगे, वो घर पे पढ़ ही नहीं गए और बहुत डर रहे हैं कि पता नहीं एक दिन पहले कहीं ऐसा नहीं हो कि 2 दिन पहले गवर्नमेंट ने कहा पेपर होगा। भाई आपको उससे क्या मतलब है, लॉकडाउन हो नहीं हो, आप हर दिन ऐसे पढ़ो कि एग्जाम कल हो चाहे 3 महीने बाद हो, मेरे तो 100 आउट ऑफ 100 ही आने, राइट? Trust me, children. Biology teaches us a lot of lessons of practical aspect of our life. That means या तो कोई चीज बोलो मत होगा कि नहीं स्पीशीज कंटिन्यू होगा, और अगर होगा तो ऐसी तैयारी करो कि हर परिस्थिति में मैंने जो बोला वो होगा सो होगा। दैट मीन्स उसके लिए हमने एक प्लानिंग क्या की, राइट आउट ब्रिंग इट वेरिएशन, राइट? क्योंकि वेरिएशन लाना था तो वेरिएशन कैसे लाएं, तो हमने सोचा अगर एंटायर ब्लूप्रिंट मैं दे दूंगी तो ऑब्वियसली बच्चा मुझसे कैसा होगा, आइडेंटिकल होगा। तो क्यों ना ब्लूप्रिंट को हम 2 सोर्स से लाएं। एक सोर्स को हम कहते हैं पेरेंट 1, जिसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक को कहते हैं मेल और एक को हम लोग कहते हैं फीमेल। सच दैट अगर ब्लूप्रिंट 2 सोर्स से आएगा बच्चे में, तो क्योंकि सेम स्पीशीज का ब्लूप्रिंट है तो बच्चा विल बिलोंग टू द सेम स्पीशीज बट इट विल नॉट बी आइडेंटिकल। दैट इज व्हाई वी से सिंस यू नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रेयर, बहुत कम में होता है। मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल होता है। तो हम लोग जनरली जो रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन देते हैं वो सेक्सुअल का ही देते हैं। इट इज दैट प्रोसेस बाय विच यंग वंस आर बोर्न but they are not identical to the parent but they are similar to the parent. This is keeping in mind sexual reproduction because nature में most of the organisms they undergo sexual reproduction. So I'm sure now you can very easily understand why did this second mode of reproduction come in due course. पहला reproduction asexually था। मैं आपको बता दूं अगले लेक्चर में जब asexual and sexual reproduction में आपको पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि इस दुनिया में जो 5 किंगडम है, one is Monera, one is Protista, one is Plantae, one is Fungi and one is Animalia. Plant, Fungi, Animalia, उसमें किंगडम मोनेरा एक ऐसा ग्रुप है जिसमें रिप्रोडक्शन केवल एसेक्सुअल होता है, राइट? लेकिन बाद में जब हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिसएडवांटेज देखा तो यहाँ ऑनवर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गॉट एडेड। मैं एडेड कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ नाउ देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओनली सेक्सुअल, right? Some of them they show both asexual and sexual and some of them are exclusively sexual like human beings. हमारे में रिप्रोडक्शन केवल सेक्सुअल होता है। तो ये मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा, मैं उसमें आपको समझाऊंगी। लेकिन फिलहाल जो 3 क्वेश्चन मार्क था आपको ये समझ में आ गया, व्हाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केम, so that variation could be done and that is why here we use the word similar and not the word identical. Is that clear? जब आपको ये समझ में आ गया कि रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन का एम क्या है एंड रिप्रोडक्शन की स्ट्रैटेजीज क्या है, यू हैव अ रिलेशन। रिप्रोडक्शन में बच्चे पैदा करने हैं ताकि स्पीशीज कंटिन्यू हो और स्पीशीज हमेशा कंटिन्यू हो, उसके लिए स्पीशीज में इनबॉर्न वेरिएशन होना चाहिए ताकि चेंज एनवायरमेंटल कंडीशंस में भले इंडिविजुअल मर जाए कुछ सरवाइव करे ताकि स्पीशीज कंटिन्यू हो। इसीलिए रिप्रोडक्शन की पहली स्ट्रैटेजी जो आई थी एसेक्सुअल, क्योंकि रिप्रोडक्शन में बेसिकली ब्लूप्रिंट देना होता है, एक सेल देना होता है। तो शुरू में ऑर्गेनिज्म ने सोचा कि एक ही ऑर्गेनिज्म एक सेल दे देता असेक्सुअल, लेकिन बाद में हम 2 सोर्स से लाने लगे सच दैट द ऑर्गेनिज्म वाज सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। यहाँ पर मैं एक चीज और मतलब ये इसका एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूंगी। हालांकि जेनेटिक्स वगैरह में ये सब एग्जांपल हम आपको बहुत ज्यादा देते हैं, राइट? 2 सोर्स से मिलने से सिमिलर होता और आइडेंटिकल नहीं होता। इसका मैं एग्जांपल और देती हूँ तो आपको समझ में आएगा। एक क्लास है, 2 सेक्शन है, सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाया जा रहा है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में। सेक्शन ए में अब मैं इसको लिखकर बताती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि 2 सोर्स से जब हम लेते हैं तो स्पीशीज कैसे सेम होता है बट सिमिलर होता है। स्पीशीज सेम है, ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन ही है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। वैसे जेनेटिक्स में मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी और एग्जांपल देते हैं। सी दिस इज क्लासरूम 1, ठीक, एंड दिस इज क्लासरूम 2। 2 क्लास है, इस क्लास में एक्स टीचर बायो पढ़ाती है, इस क्लास में वाई टीचर पढ़ाता है, ठीक। अब अगर इस क्लास का एक बच्चा है, ये नोट्स बना रहा है, टीचर दोनों क्लास में नोट्स डिक्टेट करती है। अगर ये बच्चा इस टीचर ने जो नोट्स दिया है, सारा नोट्स जितने भी मैं पढ़ा रही हूँ, ये टोटल नोट्स इस टीचर ने जो लिखा है उसी को एज इट इज अपनी कॉपी में लिखता है, तो इसका नोट एग्जैक्ट होगा टू व्हाट द टीचर हैड गिवन, दैट इज द नोट इज आइडेंटिकल, राइट। टीचर नोट डिक्टेट करिए, मैं वही नोट लिख रही हूँ, ठीक। द एंटायर ब्लूप्रिंट हैज बीन गिवन बाय ओनली 1 parent 1 teacher, the entire notes, so my notes is what
आइडेंटिकल टू माई टीचर। बट अगर ये बच्चा थोड़ा स्टूडियस है और वो क्या सोचता है कि क्यों ना इस क्लास की भी एक बच्चे की नोट कॉपी में ले लूं और मैं अपने टीचर की भी नोट कॉपी ले लूं और दोनों नोट कॉपी को मिलाकर मैं नोट्स लिखता हूं, तो हो सकता है इस टीचर के नोट्स में वो व्हाट इज रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन ले ले, सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, देखो टॉपिक सेम होगा दोनों के नोट्स में, क्यों? क्योंकि दोनों ही क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रही है, तो दोनों ही ने टीचर ने क्या पढ़ाया होगा, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। पर नोट्स को समझाने का और लिखने का तरीका तो दोनों टीचर का अलग रहा होगा। अगर बच्चा इन दोनों क्लास के टीचर्स का मिलाकर नोट्स बनाता है ठीक, तो नोट्स सिमिलर ही बनेंगे, टॉपिक सेम रहेंगे, राइट, पर आइडेंटिकल नहीं होगा। न वर्ड बाय वर्ड वो नोट इस टीचर से मिलेगा, न वर्ड बाय वर्ड इससे मिलेगा, टॉपिक सेम होंगे क्योंकि सिलेबस सेम है, राइट। तो दोनों टीचर सेम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, सेम सिलेबस पढ़ा रहे हैं, तो नोट्स का जो ड्राफ्ट है, हेडिंग है, तो उसका क्या होगा, सेम होगा, लेकिन अंदर का कंटेंट कुछ इसका लैंग्वेज ले लिया, इसका लैंग्वेज ले लिया, सच दैट नोट्स का कंटेंट जो लैंग्वेज है इट विल चेंज सच दैट जो फाइनल नोट बनेगा दैट इज नाइदर आइडेंटिकल टू द नोट्स गिवन बाय दिस टीचर नॉट बाय दैट टीचर। गॉट इट? ठीक, वही रिप्रोडक्शन में होता है। यहाँ नोट्स बराबर ब्लूप्रिंट हो गया। अगर मैंने इसी टीचर का टोटल ब्लूप्रिंट ले लिया तो मेरा नोट्स आइडेंटिकल बनेगा, पर अगर मैंने नोट्स सिलेबस सेम है लेकिन आधा कंटेंट इससे लिया आधा इससे लिया, तो नोट्स उसी चैप्टर का बनेगा, उसी टॉपिक का बनेगा, बट इट विल नाइदर बी आइडेंटिकल टू ईदर वन ऑफ देम। इज दैट क्लियर? ठीक, सो विद दैट आई हैव टॉट यू, you will not believe what I have taught you today. I have taught you only one paragraph, first paragraph. Let me show you the textbook first. जैसा मैं दिखाती हूँ, this is, please see, NCERT page 5. ठीक, इसका केवल ये पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ाया है, एंड ये जो नीचे वाला है there are two types of reproduction, इतना पढ़ाया। अभी asexual and sexual का definition भी नहीं पढ़ाया। Reproduction is defined by the process of offspring similar to itself. ठीक, this is, इसका दो सिग्निफिकेंस है, आप यहाँ लेंगे, इट एनेबल्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, इट कॉजेज वेरिएशन, ये दो इसका लिखा हुआ है। देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, राइट। केवल इस पैराग्राफ को तो मतलब जो है प्लीज अच्छे से पढ़कर रखिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिले, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो अब मैं डिटेल में क्या जाऊंगी। वंस वी हैव डिसाइडेड रिप्रोडक्शन क्या है, उसका एम क्या है, तो हमारे पास दो मेथड है, ये दोनों मेथड को अब हम लोग डिटेल में जानेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जैक्टली होता क्या है, उसका मेथड क्या था, भाई ठीक है एक ही पेरेंट को ब्लूप्रिंट देना पर देगा कैसे, एंड सेक्सुअल क्या है और उसका क्या मेथड होगा। तो बचे हुए चैप्टर में अब हम इस टॉपिक को फर्दर डिटेल में लेकर जाएंगे। आई होप आपको मेरा आज का जो कॉन्सेप्ट था, आपको इस टॉपिक को पढ़ाने का समझ में आया होगा। आप देखे होंगे आज मैंने हार्डली एनसीईआरटी का 6-7 लाइन्स पढ़ाया। बच्चों मैं बार बार कहती हूँ, कंटेंट पढ़ना मतलब जो है ना वो बहुत ईजी है, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ कंटेंट पढ़ना दैट इज द बिगेस्ट ट्रिक। कभी भी पढ़िए, कॉन्सेप्ट से पढ़िए, उससे जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है और जो मेमोरी है ना आपको लंबे समय तक याद रहती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो इफ यू, एज आई ऑलवेज से, इफ यू लाइक माई लेसन प्लीज क्लिक द लाइक बटन। आप इसमें बहुत कंजूसी करते हैं, यू विल नॉट इमेजिन व्हाट इट टेक्स टू अ टीचर टू मेक सच अ वीडियो लेक्चर, बिकॉज इसको बनाने में वक्त ही नहीं लगता, प्लान करना पड़ता है कि आपको कैसे पढ़ाएं कि आपको समझ में आए। एनीवेज, अगर आपके कोई डाउट्स है, आपको कैसा लगा, हाउ डिड यू लाइक इट, आपको रिप्रोडक्शन पढ़ने का तरीका में आपको क्या लगा, अच्छा लगा, अलग लगा, प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। एंड एज आई ऑलवेज से, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन एंड शेयर इट विद एज मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन बी बेनिफिटेड। टिल देन आई जस्ट बिड यू गुड बाय, वील मीट अगेन टुमारो। हम कल फिर मिलेंगे, और आपके अंदर वो एक इंटरेस्ट होना चाहिए, इतना पढ़कर रखना, 2 पैराग्राफ कोई बड़ा चीज नहीं होता, एंड विल सिट विद दिस इंटरेस्ट की वाओ, अब जब हमें स्ट्रैटेजी पता चल गई तो एसेक्सुअल की क्या स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना है, एंड सेक्सुअल को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करना है। टिल देन स्टे सेफ, स्टडी